नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं प्रीति। आज हम आपको दिखाएंगे मानव और जंगली जानवरों के संघर्ष पर उत्तराखंड से हमारी खास रिपोर्ट। इसके अलावा बात करेंगे मधुबनी के खाद्य उद्योग और शामली के सारंगी उद्योग की मुश्किलों की। साथ ही हफ्ते के मुद्दे में कश्मीरी पंडितों की समस्याओं पर हमारी खास सीरीज। शुरुआत सुर्खियों के साथ। 8वीं तक फेल नहीं करने की नीति होगी खत्म। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फैसला। आरटीआई कार्यकर्ताओं को ऐतराज। बदहाली की कगार पर मधुबनी का खादी ग्रामोद्योग। खंडहर में तब्दील होते हथकरघा कारखाने। सरकार पर अनदेखी का आरोप। कश्मीरी पंडितों को वापसी का इंतजार। राजनीतिक सहमति के बावजूद ठोस पहल नहीं। पुनर्वास के लिए नए पैकेज को लागू करने की कोशिश जारी। और संकट में सारंगी कारीगर। कम मजदूरी से जीवन चलाना हुआ मुश्किल। सारंगी निर्माण की विधा पर खतरा। केंद्र सरकार ने 8वीं क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं करने की नीति खत्म करने को मंजूरी दे दी है। अब राइट टू एजुकेशन कानून में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद 5वीं से 8वीं क्लास की परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को उसी क्लास में रोका जा सकेगा। हालांकि छात्रों को परीक्षा के जरिए पास होने का दूसरा मौका दिया जाएगा। छात्रों को 8वीं क्लास तक फेल नहीं करने की नीति पर अब जल्द ही रोक लग जाएगी। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के 7 साल बाद केंद्रीय कैबिनेट ने नो डिटेंशन नीति खत्म करने को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर बाल निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार संशोधन बिल में एक प्रावधान बनाया जाएगा, जिससे राज्यों को 5वीं से 8वीं में पास नहीं होने पर छात्रों को रोकने की अनुमति मिल जाएगी। ये संशोधन विधेयक अब संसद में पेश किया जाएगा। 5वीं और 8वीं में परीक्षा लेकर 2 चांस देकर, आपने जैसे कहा 2 चांसेस। पहली परीक्षा मार्च में होगी। मार्च में परीक्षा में जो बच्चे फेल होंगे उनको मई में दूसरी परीक्षा होगी, और दूसरी परीक्षा में भी जो फेल होगा उसको ही डिटेन करेंगे, और ये अधिकार भी राज्यों को दे रहे हैं। आरटीई कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि सरकार को नो डिटेंशन नीति के साथ आकलन की वैज्ञानिक पद्धति लागू करनी थी, जिसमें सरकार नाकाम रही। आज भी 9 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। कानून के तहत प्राइमरी में 30 बच्चों पर 1 टीचर और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए, जबकि 10% स्कूलों में सिर्फ 1 ही टीचर है। साथ ही शिक्षा पर खर्च होने वाली कुल रकम का 65% सेस से आ रहा है, जो चिंताजनक है। इसलिए नो डिटेंशन को क्वालिटी से जोड़ना ये बहुत ही गलत बात है। नो डिटेंशन इसलिए आया था क्योंकि बच्चों के अंदर कोई स्ट्रेस न बढ़े। इसे लागू किया जाना चाहिए था, और इसके साथ सीसीई को जोड़ करके एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी असेसमेंट की वो करनी थी। सरकार इसमें फेल हुई है। कानून के मौजूदा प्रावधान के तहत छात्र परीक्षा में पास हुए बिना भी 8वीं क्लास तक जा सकते हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी शिक्षा के अधिकार कानून का अहम हिस्सा है, लेकिन इस कानून के अस्तित्व में आने के कुछ दिनों बाद ही इसे लेकर सवाल उठने लगे थे। दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों ने केंद्र को इस पॉलिसी को खत्म करने का सुझाव दिया था। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के जरिए फसलों को नुकसान और उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। हालत यह है कि बंदरों के आतंक से परेशान होकर किसानों ने पारंपरिक फसलों को उगाना बंद कर दिया है। एक खास रिपोर्ट। दारिमखोला गांव में प्रेम राठौर अपने 5 साल के पोते के साथ खेतों से बंदरों को भगा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के इस गांव का नाम दारिम फल पर रखा गया, लेकिन आज इस गांव में इसका एक भी पौधा नहीं है। बंदरों के डर से दारिम के सभी पेड़ काट दिए गए। इसके बावजूद दूसरी फसलें भी बंदरों के उत्पात से महफूज नहीं हैं। अब गांव के लोग बारी बारी से बंदरों को भगाने का काम करते हैं। हम फल के पेड़ काट दिए हैं, आलू के पेड़ लगाए, जो आलू भी बंदर जो है नीचे से खोद के खा लेते हैं। और बंदरों की जो है हम दिन भर चौकीदारी करते हैं और खड़े रहते हैं। बंदरों से बहुत परेशान है। जंगली जानवरों से मानव संघर्ष की ये अकेली कहानी नहीं है। उत्तराखंड के गांवों में लगभग 70 लाख आबादी बंदरों,
भालू और हाथियों के आतंक के साए में हैं। राज्य में करीब 1.5 लाख बंदर हैं, जो गांवों के अलावा शहरों और कस्बों में भी उत्पात मचाते रहते हैं। घर में घुस जाते हैं, खाना खा लेते हैं, खेतों में फसल खा लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं, आदमी को खाने पड़ते हैं। उत्तराखंड में बंदरों की तादाद हर साल 36% बढ़ रही है। 2015 में जंगली जानवरों से 307 हेक्टेयर में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा, जो 2014 के मुकाबले 2 गुना थी। जानकार मानते हैं कि घटते जंगलों से जानवरों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। साथ ही जंगली इलाकों में इंसानों का बढ़ता दखल भी इस टकराव का एक खास कारण है। अगर जंगलों में उनको भरपूर मात्रा में खाने की चीजें मिले, उनका हैबिटेट इंटरैक्ट हो, जहाँ ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशंस न हो, तो वो शायद नहीं मूव करेंगे। मेन रीज़न यही है कि इनके जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। उत्तराखंड वन विभाग भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर बंदरों के प्रजनन को अस्थायी तौर पर रोकने के लिए गर्भ निरोधक दवाएं देता है। मकसद है बंदरों की संख्या को बढ़ने से रोका जाए, लेकिन ये तकनीक सिर्फ एक समाधान है। मानव और वन्य जीवों के संघर्ष के कारणों को समझने के लिए इसके अलावा भी शोध की जरूरत है। जानवरों को मारना एक अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि फिर इससे वाइल्ड लाइफ पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। हमें इस बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट की रूट कॉजेस को समझकर उसके बाद समाधान निकालना होगा। उत्तराखंड से कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब बात ट्रांसजेंडर समुदाय की। हकीकत यही है कि ट्रांसजेंडरों को भले ही कानूनी अधिकार मिल गए हो, लेकिन अभी भी इन लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। वैसे ये लोग अपने काम और काबिलियत से नई पहचान बना रहे हैं। बदलाव की इन लोगों की जद्दोजहद जारी है। एक रिपोर्ट। तालियां इनकी पहचान रही हैं, पर वक्त के साथ बदलाव आ रहा है। पिछले दिनों तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में देश के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट मीट में केरल के 12 जिलों के 132 ट्रांसजेंडर्स ने दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक प्रतिस्पर्धाओं में अपना जौहर दिखाया। आयोजन केरल सरकार ने किया। केरल भेदभाव के खिलाफ ट्रांसजेंडर नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। Now I am thinking I proud of the transgenders in Kerala because there's in world of the first time the transgenders athletics meets doing the Kerala government. पिछले दिसंबर में देश का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल केरल में ही शुरू किया गया था। ट्रांसजेंडर्स को तीसरा लिंग मानने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस समुदाय के लिए कई स्तरों पर पहल हुई है। ओडिशा सरकार ने भी ट्रांसजेंडर्स के कल्याण के लिए योजना बनाई है। इन्हें बीपीएल श्रेणी में शामिल किया गया। उन्हें रोजगार और पेंशन देने के इंतजाम वहां किए जा रहे हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि ट्रांसजेंडर्स को उनकी सुविधा के मुताबिक पुरुष या महिला शौचालयों के इस्तेमाल की आज़ादी दी जाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ट्रांसजेंडर्स के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का सुझाव दिया है। जब चर्चा हुई उस समय कई ट्रांसजेंडर जो अपनी समस्याओं को समिति के बीच में लाकर रखे कि हम किस श्रेणी में हैं, अभी तक सरकार हमको स्थायी रूप से कोई बात बताया नहीं कि हम अगर पब्लिक प्लेस में अगर टॉयलेट का उपयोग करने के लिए हम जेंट्स में जाएं या लेडीज टॉयलेट जाएं, ये अभी तक डिसाइड नहीं है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण के लिए एक बिल तैयार किया गया है जो अभी संसदीय समिति के विचाराधीन है। मकसद ट्रांसजेंडर्स से भेदभाव और उनके शोषण को रोकना है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की आबादी करीब 5 लाख है। ये बात ध्यान में रखने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक और बाइसेक्सुअल लोगों को ट्रांसजेंडर की परिभाषा से बाहर रखा है। अभी उठाए जा रहे कदम उन लोगों के लिए हैं जिन्हें कुदरत ने अलग लैंगिकता प्रदान की है। चुनौती ऐसे लोगों से इंसानी बर्ताव सुनिश्चित करने की है। तिरुवनंतपुरम और दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत का लोहा दुनिया ने माना है और इसी संगीत से जुड़ा एक वाद्य यंत्र है सारंगी। लेकिन अब इसे बनाने वाले कारीगर मुश्किल में हैं
इन कारीगरों की दिलचस्पी अब इस वाद्य यंत्र को बनाने में नहीं रही है। एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। सारंगी की मंत्रमुग्ध कर देने वाली तान, सारंगी विशुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है। लकड़ी से बने इस वाद्य यंत्र की धुन जितनी मोहक है, इसे बनाना उतना ही मुश्किल। उत्तर प्रदेश में शामली का कसेरवा गांव पिछले करीब 300 सालों से यहां बनने वाली सारंगी के लिए पहचाना जाता है। लेकिन अब कारीगरों की इसमें दिलचस्पी नहीं रही। कारण है इस महीन काम के बदले मिलने वाला बेहद कम मेहनताना। दरअसल अब देश में सारंगी बनाने वाले बहुत कम कारीगर बचे हैं। अगर 4 सारंगी एक महीने में तैयार होंगे तो गुजारा क्या खाक चलेगा? गुजारा तो चल ही नहीं सकता। अगर दूसरा काम बीच में ना करें तो नहीं काम चलेगा। राजा और बादशाहों के दौर में सारंगी दरबारों की शान हुआ करती थी। लेकिन अब सरकारी उदासीनता के चलते सारंगी उद्योग लगभग बंद होने की कगार पर है। बचे इक्का दुक्का कारीगर भी बस अपनी परंपरा निभाने के लिए इस काम से जुड़े हैं। तो 15 साल हो गए जी बनाते काम में, इसमें कोई मजेदारी नहीं आ रही और परंपरा निभा रहे हैं पुरानी। सप्लाई बारी यहाँ से ही है और कहीं सप्लाई नहीं होती। मजा यूँ नहीं आ रहा ना, इसमें मेहनत ज्यादा है, पैसा मिलता नहीं। कसेरवा गांव में कई नामों से सारंगी बनाई जाती है, जैसे दिलरुबा सारंगी, जोगिया सारंगी, कलावती सारंगी और रवाब सारंगी। इनके नाम की तरह ही इनसे निकलने वाली धुनों में भी अंतर है। सारंगी यानी 100 रंगी, मतलब 100 रंगों को बिखेरने वाला वाद्य यंत्र। इसका प्राचीन नाम सारिंदा है, जो कालांतर के साथ सारंगी के रूप में जाना गया। शामली के कसेरवा गांव से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, हैदराबाद में सड़क मरम्मत की नागरिक पहल। देखो सैया बेईमान है जी, मनुष्य जन्म को पाए के फिरा 84 फेर। मन से आके बोलो हम देहाती मन नहीं पूरी बदन ऐसे कांपता था। वो जो थिएटर की जो पहली एंट्री होती थी। कुछ चीजें हासिल करने के लिए किसी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जबरदस्त पैशन होना बहुत जरूरी है। अम्मा, मैं कैमरामैन बनना चाहता हूँ। तो मेरी दादी को ना बड़ा झटका लगा। उन्होंने बोला बताओ ऐसे दिन आ गए कि हमारे बच्चे अब शादी शूट करेंगे। पीयूष भाई के जैसा एक्टर होने में मुझे बहुत प्राउड महसूस होगा, पर उस लीग का एक्टर बड़ा डेंजरस स्पोर्ट है, मैं उससे बचना चाहूँगा। फैशन में है कोई चीज़ या सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं करूँ, ऐसा मैं नहीं समझती और ऐसा मैं मानती नहीं, इसलिए करती नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मैं तो हमेशा से आपका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ, मुझे बेहद पसंद है और मैं इस इंतज़ार में था कि शो पे आऊँ, आपसे मुलाकात हो। नए मेहमान, नए बयान। देखिए सीजन 7 एक नई धज के साथ गुफ्तगू, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मैं वादा करता हूँ कि तो मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। ये नेताजी के लफ्ज़ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होने देशवासी, हमारा कोई फर्क नहीं है। हम हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान, जय हिंद हमारा नारा। हम सोचा था हमारा जमाना में कैसे गया, ऐसे होगा हिंदुस्तान करके, वो ख्वाब नहीं मिला मेरा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की घूम पे लुटाया जा।
सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सगन बन बोले रे कोयलिया। बनारस घराने का एक और खास रंग। संघर्ष की धरती और बुजुर्गों की दुआ ने बनाया जिन्हें जमीन से जुड़ी शख्सियत। मैं 300 किलोमीटर कलकत्ता से जाता था रायगंज, वहाँ क्लास लेता था, वापस 300 किलोमीटर आ जाता था। होल नाइट, रात को 9 बजे स्टार्ट करता था, 6 बजे पहुँचता था रायगंज। 7 से लेके मैं रात को 8 बजे तक क्लास करता था, 9 बजे उसी बस से वापस कलकत्ता। मिली शख्सियत में पंडित भोलानाथ मिश्रा से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब हफ्ते का मुद्दा। हफ्ते के मुद्दे में इस बार हम विस्थापित कश्मीरी पंडितों की समस्याओं पर गौर कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, इसे लेकर राजनीतिक सहमति रही है, लेकिन ये वापसी कैसे हो? जब भी ये सवाल आता है तो तकरार शुरू हो जाती है। क्या इस समस्या का कोई हल है? आइए देखते हैं इसी सवाल की पड़ताल करती हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। ये उजड़े मकान 1990 में यहाँ से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों के हैं। उन पंडित परिवारों के ज्यादातर मकान या तो जला दिए गए या फिर उन पर कब्जा कर लिया गया। इसके बावजूद यहाँ अलग अलग जगहों पर पनाह लिए विस्थापित पंडितों का मन अब भी अपने अतीत और पुश्तैनी गांव से जुड़ा हुआ है। वे वहां लौटना चाहते हैं, लेकिन वापसी का रास्ता क्या हो, इस सवाल का जवाब देने में सरकारें नाकाम रही हैं। हमने कोशिश की, बल्कि 50 गाड़ियां तैयार थी उनको लाने के लिए। गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त कांड हुआ यहाँ पे, तो हम लोगों को रोकना पड़ा। हमने कहा भाई जब तक वो हालात ठीक नहीं हो जाएंगे तो कहाँ आएंगे, मरने के लिए थोड़ा आएंगे। कश्मीरी विस्थापितों की वापसी और पुनर्वास के लिए सरकार ने 2008 में एक बड़े पैकेज का ऐलान किया था। सरकार ने 18 नवंबर 2015 को दूसरे बड़े पैकेज की मंजूरी दी। इसमें कश्मीरी विस्थापितों के लिए घाटी में 6000 ट्रांजिट आवासों के निर्माण और उनके लिए राज्य सरकार में 3000 अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने की बात शामिल थी। लेकिन इस योजना पर अमल अभी लटका हुआ है, क्योंकि उनको उनके गांवों में जहां जहां वो रहते हैं उनका जाना आज संभव नहीं है जिस तरीके से वो टारगेट बन सकते हैं। तो इसलिए उनको सुरक्षित जगहों पर रखने के लिए 6000 फ्लैट जो हैं वो बनाने की बात है। 3 जगह आइडेंटिफाई हुई है, सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन है, लेकिन जो ज़रूर ये स्लो हुआ है। आने वाले वक्त में जब ये वातावरण ठीक होता है तो उसको हम फिर से शुरू करेंगे। 2015 के पैकेज के बाद केंद्र ने कश्मीरी पंडितों के लिए अलग बस्ती बसाने का प्रस्ताव किया, तो अलगाववादियों ने इसका जमकर विरोध किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के यूटर्न लेने के बाद पुनर्वास का मामला खटाई में पड़ गया, जबकि कई स्थानीय निवासी मानते हैं कि पंडितों को फिलहाल अलग कॉलोनी दे देनी चाहिए। कुछ नहीं, अगर वो सिक्योर रहना चाहते हैं, उनको मन करता है कि या उनको लगता है कि हम कॉलोनी में सिक्योर है, तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए और अब पब्लिक को भी इसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे विस्थापित भी हैं जो 1990 के खौफ को भूल नहीं पाए हैं। आज भी घाटी में जो माहौल है उसके लिए उन्हें वापसी की बातें बेईमानी लगती हैं। अब मुझे कहिए कि जिस व्यक्ति ने 20 के बाद उसकी गिनती खत्म हो गई, वो कश्मीर में घूम रहा है और मुझे कहते हैं आप कश्मीर क्यों नहीं जाते और क्या करने जाओगे? तुम जाओगे? कोई जाएगा? आपने दंडित नहीं किया, आपने चिन्हित नहीं किया, रेखांकित नहीं किया, आपने कोई मेजर नहीं उठाए। ज़्यादातर हमारी कंसंट्रेशन ईस्ट अप रिवर जेलम की थी। वहाँ हम बस जाएंगे ठीक तरह से, हम उनको नहीं निकालेंगे, वो भी बस जाएं, मगर वहाँ फ्री फ्लो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो। हकीकत यही है कि कश्मीरी पंडित आज भी खौफजदा है। उन्हें भरोसा नहीं है कि कश्मीर में जारी अशांति के बीच सरकार उनकी मांगों को पूरा कर सकेगी। घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की राह कांटों भरी है और ये तब तक संभव नहीं जब तक स्थानीय और विस्थापित कश्मीरियों में आपसी तालमेल पटरी पर न लौटे।
सरकार को इसके लिए कोई ठोस पहल करनी होगी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरामैन सरोज दास के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, बड़गाम। एक जमाना था जब पूरे देश में बिहार की मधुबनी के खादी और सिल्क की धूम हुआ करती थी। आजादी से पहले महात्मा गांधी ने यहाँ खादी उद्योग की नींव रखी थी। उस वक्त ये उद्योग हजारों लोगों की रोजी रोटी का जरिया हुआ करता था, लेकिन आज ये कारखाने बदहाल हैं। बिहार में मधुबनी के इन हथकरघा कारखानों को 1938 में महात्मा गांधी के सहयोग से शुरू किया गया था। मकसद था इलाके की भूकंप पीड़ित आबादी को काम मुहैया कराना। इन कारखानों से तब सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला, लेकिन अब ये खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। पहले इस कारखाने में 150 से ज्यादा कारीगर काम करते थे, अब 3-4 लोगों को ही काम मिल रहा है। 45 साल से काम करते रहे। उसके बाद मैंने पूंजी नहीं के सरकार न देता, मैंने कपड़ा के दाम मैंने अति न बिक्री न होकर न अति होकर। आरोप है कि ये हालत सरकारी अनदेखी के कारण बनी है। इसी वजह से खाद्य उद्योग के लिए मंजूर धन का इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे इस ग्रामोद्योग पर निर्भर परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 300 रुपया से परिवार चल ना कर पाइले, कहाँ से कथी हुई? 300 में कौन चीज कुछ ना हुई। मधुबनी के खादी और सिल्क के मुरीदों की आज भी कमी नहीं है, लेकिन इन्हें तैयार करने वाले कारीगरों की बदहाली बढ़ती ही जा रही है। बिहार के मधुबनी से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब इतिहास का एक पन्ना, जिसमें आज एक नजर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना पर। संसद से पास खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत अप्रैल 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई। आयोग ने अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग मंडल से कार्यभार हाथ में लिया। ये संगठन भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। आयोग ने मुख्य रूप से अपने निम्नलिखित उद्देश्य तय किए हैं: रोजगार प्रदान करना, बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन और जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खादी का उपयोग महात्मा गांधी ने एक राजनीतिक औजार के रूप में किया। खादी हाथ से काते गए और बुने गए कपड़ों को कहते हैं। कच्चे माल के रूप में कपास, रेशम या ऊन का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें चरखे पर काटकर धागा बनाया जाता है। और अब बात एक अनोखे जज्बे की। दुनिया की सबसे घातक सड़कें हमारे देश में हैं। हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी सड़कों की मरम्मत को लेकर कहीं तेजी देखने को नहीं मिलती। ऐसे में हैदराबाद के कुछ लोगों ने अनोखी पहल की है। हैदराबाद के सैनिकपुरी हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने मिलकर सड़क के गड्ढों को खुद ही भरना शुरू कर दिया है। 3 साल से ये सड़क खराब हालत में है। सिकंदराबाद जाने की ये मुख्य सड़क सिर्फ 12 फीट चौड़ी है और गड्ढों से भरी हुई है, लेकिन सरकारी विभागों ने इसकी कभी चिंता नहीं की। Having said and done, I think this is high time department should take an serious action in the people who are not being active. Inaction of the concerned authority should be taught a lesson. इस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं। आगे ऐसा ना हो इसलिए ये लोग खुद ही मिट्टी डालकर गड्ढे भर रहे हैं। हर उम्र के लोगों ने इस कार्य में हिस्सा लिया है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, कंटोनमेंट बोर्ड से अपील करता हूँ कि ये रोड को सुधारा जाए और 100 फीट का किया जाए। हाल ही में हैदराबाद से एक 12 वर्षीय बच्चे के खुद ही सड़क के गड्ढे भरने की खबर आई थी। अब ये नई पहल लोगों का ध्यान खींच रही है। इससे अपने देश में सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं का इजहार भी हुआ है। हैदराबाद से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।